हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं क्लास 11th का चैप्टर 6 मृदा के कुछ 3 और 5 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरह के इम्पोर्टेंट और उपयोगी वीडियो मिलते रहें। तो आइए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। सबसे पहले आपके सामने है पहला प्रश्न कि मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, या मृदा अपरदन को कितने वर्गों में रखा जा सकता है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। तो प्राकृतिक मतलब नेचुरल और मानवीय मानव के द्वारा मृदा अपरदन के आवरण यानी ऊपरी परत का नष्ट होना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन के कारकों के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक है पवनकृत मृदा अपरदन और दूसरा है जल द्वारा अपरदन। अब कर सकते हैं। पवन द्वारा अपरदन शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में होता है। बहते हुए जल द्वारा अपरदन ढालों पर अधिक होता है, और हम इसे दोबारा से पुनः 2 भागों में या 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला है परत अपरदन। इसमें तेज बारिश के कारण मृदा की परत हट जाती है, इसे परत अपरदन कहते हैं। दूसरा है अवनालिका अपरदन। ध्रुव ढालों मतलब तेज ढलान पर जल कृषि भूमि पर गहरी नालियां बना देता है, जिससे मृदा का अपरदन होता है। यह चंबल के भीड़ में ज़्यादा होता है, तो ये इसके प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मृदा अपरदन के प्रमुख कारण या कारक कुछ भी पूछा जा सकता है क्या है, और इस समस्या से निपटने के लिए इसके प्रमुख उपाय क्या हैं, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारक या कारण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है वनोन्मूलन यानी वनों की अंधाधुंध कटाई, अति सिंचाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई करना। तीसरा है रासायनिक उर्वरक का अधिक प्रयोग, जो रासायनिक खाद है उनका ज़्यादा प्रयोग करना। चौथा है मानव द्वारा निर्माण कार्य एवं दोषपूर्ण कृषि पद्धति। और 5वां है अनियंत्रित चराई, जो पशुओं को चराते हैं वो अनियंत्रित कहीं भी चरा लेते हैं, तो ये नियंत्रित होनी चाहिए। अब इसको रोकने के प्रमुख उपाय क्या क्या हैं, वो इस तरह से है कि सबसे पहले वृक्षारोपण यानी पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने चाहिए। दूसरा है समोच्च रेखीय जुताई। जुताई इस तरह से क्या है जिससे पानी का ढाल है वो सीधा ना हो और उसे रुकावट हो। तीसरा है अति चराई पर नियंत्रण। चौथा सीमित सिंचाई। और 5वां है रासायनिक उर्वरकों का उचित प्रयोग। और छठा है वैज्ञानिक कृषि पद्धति को अपनाना। तो इसका मतलब है कि जो ये हमारे कारक हैं उन्हीं को हम रोकेंगे तो मृदा अपरदन रुक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा संरक्षण से क्या तात्पर्य है, और मृदा संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए। तो मृदा अपरदन को रोककर उसकी उर्वरता को बनाए रखना ही मृदा का संरक्षण है, मतलब मृदा को बचाना मृदा का संरक्षण है। संरक्षण के उपाय क्या हैं, तो इसका सबसे पहला है कि 15 से 25% ढाल वाले है भूमि है उस पर खेती नहीं करनी चाहिए, और सीढ़ीदार खेत बनाने चाहिए। यदि ढालों पर कृषि करना जरूरी हो तो सीढ़ीदार खेत बनाने चाहिए। और शस्यावर्तन यानी कृषि करनी चाहिए, यानी फसलों को बदल बदल कर बोना चाहिए, जिससे मृदा का अपरदन रुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषता क्या है, आपको ये बताना है। तो जलोढ़ मृदा की
विशेषताएं जो प्रमुख है वो इस तरह से हैं। पहला है कि यह मृदा नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से बनती है। किससे? नदियों के द्वारा लाई गई है। दूसरा है यह सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है कृषि के लिए। तीसरा है यह मृदा नदी घाटियों के डेल्टाई क्षेत्रों तथा तटीय मैदानों में पाई जाती है। इसमें पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। इस मृदा का रंग हल्के धूसर तथा राख जैसे धूसर जैसा होता है और यह भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि काली मृदा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, स्पष्ट कीजिए या बताइए। तो काली मृदा की विशेषता है कि इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं से प्राप्त लावा से होता है। इसे रेगड़ या रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं। यह एक उपजाऊ मृदा है। इसमें कपास की खेती होती है, इसलिए इसे काली मृदा या कपास वाली मृदा भी कहते हैं। इसमें चूना, लोहा, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना जैसे तत्व अधिक पाए जाते हैं तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव तत्वों की इसमें कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि लाल और पीली मिट्टी या मृदा की क्या विशेषता है, ये बताइए। तो इसकी प्रमुख विशेषता इस तरह से है, इसका रंग लाल होता है। तो लाल मिट्टी है तो इसका रंग लाल होगा ही। दूसरा है यह मृदा अधिक उपजाऊ नहीं होती, इसकी उपजाऊपन क्षमता है कम होती है। तीसरा है इसमें नाइट्रोजन, जैव पदार्थ तथा फास्फोरिक एसिड की कमी होती है। यह जलयोजित होने के कारण यह पीली दिखाई देती है और यह मृदा दक्षिण पठार के पूर्वी भाग में ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने सातवां कि लैटेराइट मृदाओं की विशेषताएं बताइए। तो लैटेराइट मृदा है, ये एक लैटिन शब्द लेटर से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। तो ये ईंट के जैसे रंग की होती है। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु में शुष्क तथा आर्द्र मौसम के क्रमिक यानी लगातार परिवर्तन के कारण होने वाली निशाचल प्रक्रियाओं से हुआ है। यह मृदा उपजाऊ नहीं है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मृदा नहीं है। इसमें नाइट्रोजन, यूना, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है। यह मृदा पश्चिमी तट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम के पर्वतीय क्षेत्र तथा राजमहल की पहाड़ियों में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा किसे कहते हैं और इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो मृदा भूपृष्ठ यानी जमीन के ऊपरी भाग पर जो चट्टानों के टूटे फूटे बारीक कणों तथा वनस्पति के सड़े गले अंशों के मिश्रण से जलवायु व जैव रासायनिक प्रक्रिया से बनती है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया बहुत जटिल है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो इस तरह से हैं। पहला है जनक सामग्री अथवा मूल पदार्थ। मृदा का निर्माण करने वाला मूल पदार्थ चट्टानों से प्राप्त होते हैं। चट्टानों के टूटने फूटने से ही मृदा का निर्माण होता है। दूसरा है उच्चावच। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में उच्चावच का महत्वपूर्ण स्थान है। तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में जल प्रवाह की गति तेज होती है और मृदा के निर्माण में बाधा आती है क्योंकि वो सारे अवसादों को बहाकर ले जाती है। कम उच्चावच वाले क्षेत्रों में निक्षेप यानी जमा अधिक होता है और मृदा की परत मोटी होती जाती है। दूसरा है जलवायु। जलवायु के विभिन्न तत्व विशेषकर तापमान तथा वर्षा में पाए जाने वाले विशाल प्रादेशिक अंतर के कारण विभिन्न प्रकार की मृदाओं का जन्म हुआ है या बनती हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक वनस्पति। किसी भी प्रदेश में मृदा निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया तथा उसका विकास वनस्पति की वृद्धि के साथ ही आरंभ होता है। और नेक्स्ट और लास्ट है समय। मृदा की छोटी सी परत के निर्माण के लिए भी कई हजार वर्ष लग जाते हैं, तो इससे समय के अनुसार मृदा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि खादर और बांगर
में क्या अंतर है ये स्पष्ट कीजिए। तो खादर है, ये नवीन जलोढ़ मिट्टी है, उसे हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। जबकि प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है उसे क्या कहते हैं, बांगड़ कहते हैं। यह बांगड़ मिट्टी से ज़्यादा उपजाऊ होती है, जबकि बांगड़ मिट्टी है खादर मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। खादर मिट्टी है इसमें यह चिकनी होती है और इसमें कैल्शियम का अभाव होता है, जबकि बांगड़ मिट्टी है यह इसमें कंकड़ होते हैं और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो इस तरह से आज हमने जिन प्रश्नों के बारे में बात की है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आशा है ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को बटन को दबाएं, जिससे आपको इस तरह के इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे।